रोहित अभी भी अनिका की जा रही गाड़ी की ओर घूर के देख रहा था। तभी चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीमी आवाज में उससे कहने लगा, क्या आपको लगता है कि मिस अनिका कल आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएगी? रोहित ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा। चिराग ने तुरंत ही बात संभालते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वह आर्यन बाबा को इतना पसंद करती है तो जरूर गिफ्ट लाएंगे, पर मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि अगर उन्होंने आर्यन बाबा का लिखा हुआ बर्थडे कार्ड मांग लिया तब क्या करेंगे? रोहित ने तो यूं ही झूठ मूठ अनिका से कह दिया था कि आर्यन रोहित के लिए बर्थडे कार्ड बनाने वाला था। इस बहाने से रोहित अनिका को अपने बर्थडे की खबर पहुंचाना चाहता था, मगर सच बात तो ये थी कि आर्यन ने कभी भी आज तक रोहित को उसके बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दी थी। ऐसे में चिराग मेहता की यह चिंता काफी हद तक सही भी थी। रोहित ने फिर से गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए चिराग की ओर देखा और गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब रोहित मारवा हाउस वापस पहुंचा तो आर्यन डिनर के बाद अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। जहां आर्यन अपने हाथ पैर को हवा में जोर जोर से स्ट्रेच करते हुए अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक उसी के सामने रोहित आकर खड़ा हो जाता है और आर्यन से कहने लगा, इट्स माई बर्थडे टुमारो। ये सुनने के बाद भी आर्यन ने अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकी और एक इमोशनलेस चेहरा बनाते हुए आर्यन ने रोहित से कहा, ओह आई सी। आर्यन जिस तरह से अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा था वो थोड़ी सी गलती कर रहा था, क्योंकि रोहित खुद मार्शल आर्ट सिखा हुआ था। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे सही तरह से अपने हाथ को मोड़ने का तरीका दिखाते हुए कहा, बस तुम्हें इतना ही कहना था और कुछ नहीं कहोगे तुम? आर्यन रोहित की इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। उसे लगा कि क्या रोहित यह एक्सपेक्ट कर रहा था कि वह आज ही उसे हैप्पी बर्थडे विश कर दे। आर्यन अपनी प्रैक्टिस बंद करके हैरानी से रोहित को देखने लगा। जब रोहित ने नोटिस किया कि आर्यन उसका इशारा नहीं समझ पा रहा था तो एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए बर्थडे कार्ड बनाते हैं, उन्हें बर्थडे पर विश करने के लिए उनके लिए कुछ सरप्राइज अरेंज करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, क्या तुम मेरे लिए एक बर्थडे कार्ड भी नहीं लिख सकते? रोहित को आर्यन ने कभी ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा था। आर्यन ने अपने होंठ दबाते हुए रोहित से कहा, बट आई एम अ चाइल्ड, मैं यह नहीं करने वाला हूँ। रोहित की एप्लीकेशन को आर्यन ने बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया था। आर्यन के इस बिहेवियर से नाराज होकर रोहित आर्यन को बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। आर्यन ने अपनी प्रैक्टिस 10 मिनट बाद पूरी कर ली। पसीने से लथपथ आर्यन अपने बेडरूम की ओर चलने लगा। जैसे ही वह रोहित के वर्क टेबल के पास से गुजरा उसने नोटिस किया कि रोहित अपने हाथों में स्केच पेन लेकर कार्ड पर कुछ लिख रहा था। रोहित ये सब कुछ इतनी सीरियसली कर रहा था कि उसने अपने टेबल से कुछ ही दूर खड़े आर्यन को भी नोटिस नहीं किया। आर्यन रोहित की ओर आगे बढ़ने लगा और फिर धीरे से पीछे से जाकर राइटिंग टेबल पर पड़े कार्ड में देखने लगा। आर्यन देखना चाहता था कि आखिर इतनी सीरियसली रोहित उस कार्ड में क्या लिख रहा था। आर्यन ये देखकर हैरान हो गया कि रोहित अपने लेफ्ट हैंड से कार्ड पर लिख रहा था। आज तक जो रोहित एक राइटी था वो अचानक लेफ्टी कैसे हो गया? ये देखकर आर्यन को अपने डैड की मेंटल कंडीशन पर शक होने लगा था। रोहित अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड पर हैप्पी बर्थडे डैडी लिख रहा था। ये देखकर आर्यन कंफ्यूज हो गया। रोहित की लिखावट इतनी बुरी थी कि पूरा का पूरा कार्ड बहुत ही शैबी लग रहा था। आर्यन ने धीरे से अपने डैडी के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें पूछा, डैड क्या आपको लगता है कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है? अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर रोहित बिना कुछ कहे वो कार्ड लेकर वहां से चला गया। मल्होत्रा हाउस। जब अनिका मल्होत्रा हाउस वापस पहुंची तब अंजलि मामी घर पर नहीं थी। अनिका को अंजलि मामी की चिंता होने लगी थी। अनिका को लगा कहीं फिर से रायचंद परिवार में से किसी ने अंजलि मामी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की थी। अनिका ने अंजलि मामी को मैसेज लिखते हुए पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अंजलि मामी ने कुछ ही सेकंड में अनिका को रिप्लाई देते हुए लिखा, हाँ बस मुझे कुछ काम है इसलिए बाहर आया हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। अंजलि मामी का यह मैसेज पढ़ते ही अनिका ने चैन की सांस ली और अपने बेडरूम में जाने लगी। रिया ने लाइव स्ट्रीम का और एक पड़ाव पार कर लिया था। अब वो लाइव स्ट्रीमर की टॉप 300 लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अगले 5 दिन में वो टॉप 10 लाइव स्ट्रीमर की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी। पर आने वाले कुछ दिन बेहद टफ होने वाले थे। रिया को अगले राउंड्स में नामचीन और एक्सपीरियंस लाइव स्ट्रीमर के साथ मुकाबला करना था। छोटी सी रिया इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। लाइव स्ट्रीम पर लॉग ऑफ करते हुए उसने अपने फैन नानू को गुड बाय कहा। उसके बाद ब्रश करके वह सोने के लिए बेड पर चढ़ गई। जैसे ही रिया को नींद लगी अनिका ने उठकर बगल के टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया, फिर अपने कानों में ईयरफोन लगाकर वह अपने मोबाइल से एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने लगी। यह वॉइस रिकॉर्डिंग अनिका की मां की थी। अनिका की मां स्वाति ने अनिका के लिए एक आखिरी ऑडियो मैसेज छोड़ा था जिसे अनिका लगभग हर रात सोने से पहले सुनती थी। वॉइस रिकॉर्डिंग में स्वाति ने कहा था, अनिका बेटा जब तक तुम यह वॉइस रिकॉर्डिंग सुनोगी तब तक शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आसपास नहीं रहेगी, मगर अपनी मम्मी की एक बात जरूर याद रखना, अपनी ताकत को कभी भी दूसरों पर जाहिर मत होने देना। तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पावर क्या क्या है ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। जब तक तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो जाती कि अपना और अपने चाहतों का दूसरों से बचाव कर सको तब तक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना है।
अपनी माँ की और एक बात जरूर याद रखना, अगर तुमने अपनी शक्तियों का और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों का ध्यान अपनी शक्तियों की ओर खींचा तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ सकती है और तुम्हारे आसपास हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। मेरी बच्ची, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। थोड़ी देर अपनी मम्मी को याद करते हुए अनिका की आंखें कब भर आई इस बात का उसे भी पता नहीं चला। फिर अपने कानों से ईयरफोन निकालते हुए अनिका ने फिर से फ़ोन पास रखे टेबल पर रख दिया और रिया के पास आकर सो गई। अनिका ने अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रखकर सोने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों आज अनिका को रोज की तरह नींद नहीं आ रही थी। बार बार अनिका के सामने उस पर्दे के पीछे बैठे आदमी का ख्याल आ रहा था। व्हाइट सूट पहना वह आदमी न जाने क्यों अनिका के दिमाग से हट नहीं पा रहा था। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे रिया की मीठी आवाज़ से अनिका की आंखें खुली। रिया को प्यार करते हुए अनिका ने रिया से कहा, माय स्वीट हार्ट, जाओ अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने उनके घर जा रहे हैं। अनिका की यह बात सुनकर अपने दोनों हाथ जोर से हवा में उछालते हुए रिया ने चिल्लाकर अनिका से कहा, ये क्या तुम सच कह रही हो मम्मी? रिया के सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने भी रिया से कह दिया, मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? अनिका का ये जवाब सुनकर रिया बेहद खुश हो गई। रिया को आज रोहित की बर्थडे पार्टी में ले जाने की अनिका के पास दो वजह थी। एक, आखिर आज रिया के पापा का बर्थडे था और वह चाहती थी कि रिया उसके पापा के साथ सेलिब्रेट करें, और दूसरी वजह ये कि वह रिया को ये भी दिखाना चाहती थी कि उसका भाई बड़ों के साथ कितनी आदर और विनम्रता के साथ पेश आता है। रिया भले ही काफ़ी एक्साइट हो गई थी, मगर रिया बहुत समझदार थी। रिया ने शावर जाने से पहले अपनी मामा से पूछा, मामा क्या मुझे आज अपना गेट ऑफ बदलना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान ना ले? आखिर मैं और आर्यन हमशक्ल है ना? रिया का ये सवाल सुनते ही अनिका बिल्कुल शांत हो गई। एक्साइटमेंट में अनिका की दिमाग से ये ख्याल पूरी तरह से निकल गया था कि रिया और आर्यन हमशक्ल थे और अगर वह दोनों सामने आ गए तो सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और रोहित मारवा जैसे शक्तिशाली बिजनेसमैन से रिया को बचाना अनिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अचानक अनिका के सामने रोहित मारवा का वह चेहरा आया जो उसने कल डिनर के वक्त देखा था। वह चोरी छुपे उसका ब्लश होना, उसकी आंखों की मासूमियत देखकर अनिका को लगा कि आखिर रोहित उतना बुरा नहीं है जितना मार्केट में लोग उसे विजुलाइज करते थे। आज अचानक ही अनिका को ये खतरा मोल लेने का मजा आने लगा था। कहीं ना कहीं उसकी माँ की बातें अनिका के मन में घूम रही थी। वह जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा खतरा था जो अनिका के आसपास मंडरा रहा था। कहीं ना कहीं अनिका को लग रहा था कि उसके माँ की मौत और अनिका की प्रीमैरिटल प्रेगनेंसी के बीच जरूर कोई कनेक्शन था। अनिका इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ की वह आखिरी ऑडियो स्पीच में स्वाति अनिका से क्या कहना चाहती थी। और एक सवाल जिसका जवाब आज तक अनिका को नहीं मिला था, जब वह रोहित मारवा को प्रेगनेंसी के पहले कभी मिली ही नहीं थी, तो आखिर रोहित मारवा के बच्चे उसकी कोख में आए कैसे? आज अनिका ने एक बार यह भी सोच लिया कि वह रोहित को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। शायद इस बात का जवाब रोहित के पास हो, मगर फिर उसे एक बात का ख्याल आता और वह डर जाती कि रोहित आर्यन की मां से नफरत करता था और वह उसे जान से मार देना चाहता था। इतने सारे ख्याल जब अनिका के दिमाग में एक साथ दौड़ने लगे तब रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर फिर से उसे पूछा, कहो ना मम्मा, क्या मुझे आज गेटअप बदलकर जाना होगा क्या? अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए अनिका ने रिया से कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही फिर से रिया ने अपने हाथ हवा में उछाल लिए और खुश होकर अनिका से कहने लगी, थैंक यू सो मच, मैं अभी यह बात आर्यन को बताती हूँ, उसकी फैमिली बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जैसे ही रिया दौड़कर अपना फ़ोन उठाने लगी, अनिका ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने डैडी के लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट है? अपने हाथ का फ़ोन फिर से टेबल पर रखते हुए नन्ही रिया ने मुड़कर मम्मी की ओर देखा और बड़ी ही इनोसेंटली कहा, क्या बड़े बच्चों से भी गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे उनके लिए गिफ्ट ला सकती हूँ? रिया की इस बात पर अनिका हैरान हो गई थी। वो रिया जो हमेशा कहती थी कि वह कोई बच्ची नहीं है, आज जब गिफ्ट देने की बारी आई तो अचानक अपने आप को बच्ची कहने लगी। रिया की इस प्रेजेंस ऑफ माइंड पर कभी कभी अनिका को बहुत गर्व होता तो कभी कभी ताज्जुब भी होता। तभी रिया ने पास की चेयर पर खड़े होकर अनिका के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, डोंट वरी मम्मा, मैंने बहुत पहले ही डैड के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार रखी है। मैं उनके बर्थडे के दिन उनकी तारीफ करूंगी, एक गाना गाऊंगी जिसे सुनकर वह जरूर खुश हो जाएंगे, तुम देख लेना। नन्ही रिया की यह शैतानी भरी बातें सुनकर अनिका को हंसी आने लगी और फिर प्यार से रिया के पीछे एक हाथ मारते हुए अनिका ने रिया से कहा, अब जाओ और तैयार हो जाओ, तुम्हारी यह चाल सिर्फ अपनी मम्मा पर चल सकता है, तुम्हारे डैड पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। अब जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट करती हूँ। क्योंकि आज सैटरडे था, रिया की स्कूल में छुट्टी थी। श्रेया एक होटल में शिफ्ट हो गई थी जो उसकी टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन टीम ने उसके लिए बुक की थी और श्वेता फिर से प्रोडक्शन टीम के साथ मल्होत्रा फार्मास्यूटिकल की लेबोरेटरी में बिजी हो गई थी। नानी माँ अपने कमरे में रोज की तरह सो रही थी और रोज की तरह क्रिश रात को घर वापस लौटा नहीं था। क्रिश के लिए घर वापस ना लौटना एक बहुत ही आम बात होती थी। जब घर आता था तब ऐसा लगता था कि आज क्रिश ने कुछ अलग किया है, इसलिए पूरा का पूरा मल्होत्रा हाउस आज बिल्कुल खाली पड़ा था।
जब अनिका नीचे हॉल में गई तब उसने देखा कि अंजलि मामी हॉल के सोफा पर बैठकर कुछ सोच रही थी। अनिका अंजलि मम्मी के पास आई और धीरे से उनसे पूछा, क्या हुआ अंजलि मामी, आप बड़ी गहरी सोच में लग रही हो। अंजलि मामी ने अपनी एक उंगली दोनों दांतों के बीच दबा कर रखी थी। अपने मुंह से उंगली निकालते हुए अंजलि मामी ने अनिका से कहा, बात यह है बेटा कि मीनाक्षी अपने पापा के घर वापस चली गई है। इस बात पर हैरान होते हुए अनिका अंजलि मामी के बगल में बैठ गई और उनसे पूछने लगी, क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि उनके और पीयूष अंकल के बीच हमारी वजह से कोई कहासुनी हुई है। यह क्या कह रही है आप, मीनाक्षी आंटी ने पीयूष अंकल का घर छोड़ दिया। हैरान अनिका ने अंजलि मामी को पूछा। जब अंजलि मामी ने हाँ में अपना सर हिलाया तब अनिका ने धीमी आवाज में अंजलि मामी से पूछा, क्या पीयूष अंकल और उनके बीच कुछ कहासुनी हुई थी कल शाम की बात को लेकर। परेशान अंजलि मामी ने अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखकर अनिका से कहा, कल जब तुमने मुझे मैसेज किया था तब मैं अपने भाई पीयूष रायचंद के घर गई थी। मेरे जाने से पहले मीनाक्षी ने रोते हुए पीयूष के सामने हंगामा मचा दिया था। तुम्हारी कंप्लेंट करके मीनाक्षी ने पीयूष से कहा था कि तुम एक सरफिरी लड़की हो और मेरी हाजिरी में तुमने मीनाक्षी पर जोर जबरदस्ती किया है और यहाँ तक कि उसके साथ हाथापाई करके उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया। मीनाक्षी के मुंह से यह बात सुनकर पीयूष बहुत नाराज हो गया था। उसने कई सारे कॉल किए मुझे, मगर मैंने सोचा कि इस बात को फ़ोन पर ना करते हुए अगर मैं पर्सनली जा करके उसको सारी सिचुएशन समझाऊं तो बेहतर होगा। इसलिए कल काफ़ी सालों बाद मैं अपने भाई के घर उससे मिलने गई। उसे मिलने के बाद मैंने उसको समझाया कि तुमने मीनाक्षी के साथ जो कुछ भी किया वह किन हालात में किया। पीयूष इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पहले मीनाक्षी ने मुझे थप्पड़ मारा था। जैसे ही पीयूष को इस बात का पता चला पीयूष ने मीनाक्षी को डांटते हुए पूछा कि क्या ये सब कुछ सच था। जब मीनाक्षी की जबान सच बोलते हुए लड़खड़ाने लगी तब पीयूष का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर चला गया। पीयूष ने बहुत ही कम उम्र से हमारी फैमिली का बिजनेस संभाला है और उसके होते हुए हमारी काफ़ी तरक्की की हुई है। आज परिवार का नाम ऊंचे खानदान में लिया जाता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई पीयूष का है। पीयूष जितना मेहनती है उतना ही समझदार भी है, लोगों की रिस्पेक्ट भी करना जानता है और लोगों से बचने का तरीका भी उसे बखूबी आता है। बिना कारण वह गुस्सा नहीं करता, मगर एक बात जरूर है कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कोई झूठ बोले या फिर कोई ऐसी बात कर दे जो एथिकली सही ना हो तो पीयूष तुरंत आग बबूला हो जाता है। जब पीयूष ने मीनाक्षी की आंखों में झूठ पड़ा तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए उसने गुस्से में आकर मीनाक्षी से कह दिया कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकती हो। मगर बजाय इसके कि मीनाक्षी अपने किए पर शर्मिंदा हो या माफ़ी मांगे, उल्टा वो पीयूष पर चिल्लाने लगी। वह पीयूष से कहने लगी कि हम इतने साल से शादी के बंधन में बंधे हैं मगर आज भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी इस छोटी बहन पर विश्वास है। मैंने इस घर के लिए अपनी ज़िंदगी दी है और बदले में आज तुम मुझे क्या दे रहे हो। मुझे पता है कि यह सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि तुम ये समझते हो कि रायचंद परिवार की औकात मेरे मायके यानी कि आहूजा परिवार से कहीं ज़्यादा है, इसलिए तुम भाई बहन मिलकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सब जानती हूँ। ठीक है, तो अगर तुम अपनी इस बहन की बातों में आकर मेरी बेइज्जती कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा के लिए। ये कहकर मीनाक्षी घर से निकल गई। पीयूष ने मुझसे कहा कि मैं भी घर चली जाऊं। अभी मीनाक्षी का गुस्सा थोड़े दिनों में ठंडा हो जाएगा, उसके बाद वह मीनाक्षी के साथ बैठकर झगड़ा सुलझा लेगा। मगर मैं इस बात से परेशान हूं अनिका कि पीयूष और मीनाक्षी 20 साल से एक दूसरे के साथ हैं। उन्हें एक बेटा है, बेटी है। हमारी वजह से कहीं उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कोई ऐसी दरार ना आ जाए जिसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़े। भले ही मीनाक्षी का व्यवहार अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मगर वह समझती थी कि अंजलि मामी की चिंता जायज़ थी। अंजलि मामी को सांत्वना देते हुए अनिका ने उनकी पीठ पर अपना हाथ देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक अंजलि मामी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अनिका से कहा, आज सुबह से पीयूष किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मैंने जब उससे फ़ोन करके बात करने की कोशिश की तब पता चला पीयूष अभी भी मीनाक्षी पर बहुत गुस्सा था। पीयूष ने मुझसे कहा है कि जब तक मीनाक्षी अपने किए की माफ़ी नहीं मांगती उससे वह उसे वापस घर नहीं ले आएगा। अंजलि मामी एक बात नहीं समझ पा रही थी, आखिर इतने साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद भी मीनाक्षी शांति से क्यों नहीं रह सकती थी। सब कुछ तो था उसके पास, प्यार करने वाला पति, नाम, पैसा, शोहरत, बच्चे, फिर उसकी जिंदगी में आखिर किस बात की कमी थी जो हमेशा उसे अंजलि मामी की इंसल्ट करने के बाद ही खुशी मिलती थी। अभी अंजलि मामी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि मीनाक्षी तेज कदमों से मल्होत्रा हाउस में चिल्लाते हुए आई। मीनाक्षी का चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा था कि वह रात भर सोई नहीं थी और गुस्से से उसका चेहरा और आंखें दोनों लाल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका ने मारे हुए थप्पड़ का रंग अब तक मीनाक्षी के गालों से उतरा नहीं था। पहले ही मीनाक्षी इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी मगर उसे अनिका के थप्पड़ की गूंज अभी भी कानों में महसूस हो रही थी, इसलिए अनिका से थोड़ी दूर खड़े रहकर मीनाक्षी ने अंजलि मामी से कहा, तुम दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो अपने भाई का संसार बर्बाद करना चाहती है। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, क्यों हमारी बसी बसाई जिंदगी को तहस नहस करने पर तुली हो। अंजलि मामी ने मीनाक्षी की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, क्या तुमने अपने किए की माफ़ी मांग ली पीयूष से।
अंजलि मामी के मुंह से यह सुनते ही मीनाक्षी तिलमिला उठी और अंजलि मामी से कहने लगी, किस बात की माफ़ी मांगूं मैं? जानती हूं कि तुमने अपने भाई के कान भरे हैं, इसीलिए वह अभी तक मुझे घर लेने नहीं आया। तुम क्या समझती हो कि तुम पूरे रायचंद परिवार पर कब्जा कर लोगी, क्योंकि अब उस घर पर मैं नहीं हूँ? यही तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुम्हारी और तुम्हारी निकचड़ी भांजी की? तुम कितनी बेशरम हो अंजलि। अरे तुम खुद एक शादीशुदा औरत हो, 2 बच्चों की माँ हो, तुम कैसे अपने भाई भाभी की जिंदगी में आग लगा सकती हो? क्या पैसों के लिए तुम इतना गिर गई? मैं जानती हूँ तुम दोनों की प्लानिंग अच्छी तरह से। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के रास्ते से हट जाऊं ताकि तुम इस बिन बिहाई माँ को अपने भाई के गले में डालकर रायचंद परिवार और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सको। मीनाक्षी के मुंह से ऐसी गिरी हुई बात सुनकर अंजलि मामी ने अपना कंट्रोल खो दिया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए मीनाक्षी से कहा, बस करो मीनाक्षी, एक शब्द भी आगे बोली तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम खुद एक बेटी की माँ हो, जरा देखो इस बच्ची की ओर, इसमें और तुम्हारी बेटी में तुम्हें क्या कोई फर्क नजर आता है? शर्म करो मीनाक्षी। अगर तुम्हारे मुंह से किसी बाहर वाले ने ऐसी बात सुन ली तो हमारे खानदान के बच्चों के साथ कोई अपने बच्चों के रिश्ते नहीं जोड़ेगा। इतनी गंदी और गिरी हुई बात करने से पहले एक बार सोच लिया होता, लेकिन मैं भी किसे समझा रही हूँ। अगर सोचने समझने की शक्ति तुम में होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता जो तुम देख रही हो। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पैसों पर। आज मुझे लगता है कि तुमसे गरीब औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी बात करके तुमने न सिर्फ रायचंद परिवार का बल्कि अपने आहूजा परिवार का सर भी शर्म से झुका दिया है। ये पहली बार था जब अंजलि मामी ने किसी के साथ ऐसी बात की थी, मगर मीनाक्षी ने अभी अभी जो बात कही थी वह अंजलि मामी को कितनी चुभी थी कि उनकी चीख शब्दों में बदलकर मीनाक्षी पर बरस पड़ी थी। मीनाक्षी अंजलि मामी की ऊंची आवाज़ सुनकर बिल्कुल हैरान खड़ी उन्हें देखती रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी पलकें झटकते हुए मीनाक्षी ने अपना एक पाँव जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, तुम अब रायचंद परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम इस भिखमंगे मल्होत्रा परिवार का हिस्सा हो। रायचंद परिवार का और तुम्हारा अब क्या लेना देना? रायचंद परिवार का अब मैं हिस्सा हूं और मैं जानती हूं कि तुम मुझे रायचंद परिवार से बाहर निकालना चाहती हो, मगर एक बात तुमसे कह दूं, तुमने और पीयूष ने हमेशा से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, ये बात आज मैं जान चुकी हूं। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नीचा दिखाने की कोशिश करते हो क्योंकि हमारा आहूजा परिवार रायचंद परिवार जितना अमीर नहीं है, मगर आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बहुत जल्द रायचंद परिवार हमारे आहूजा परिवार के सामने एक चींटी की औकात भी नहीं रखेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई ने मेहरा के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से अपना इन्वेस्टमेंट पीछे हटा लिया। उसी 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान को मैं अपने भाई के साथ पूरा करने जा रही हूं। अब वह डील अशोक मेहरा हमारे खानदान के साथ करने वाला है और आने वाले कुछ ही महीनों में जब इस डील से हमें 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट होगा, तब देखना तुम्हारे और तुम्हारे भाई का चेहरा इतना गिर जाएगा कि तुम सर उठाकर आहूजा खानदान की ओर देख भी नहीं पाओगे। हैरान अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखा। अंजलि मामी को इस तरह हैरान होते देख मुस्कुराते हुए मीनाक्षी ने कहा, अब उसे क्या देख रही हो? तुमने अपने भाई के कान भरे ताकि वह इस इन्वेस्टमेंट डील से पीछे हट जाए और मुझसे झगड़ा मोल लिया, मगर बदले में तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे और मेरे खानदान को एक ऐसी बिजनेस डील दे दी जो हमें रायचंद परिवार से ज़्यादा पावरफुल बना देगी, बस कुछ ही महीनों में। अब ये बात सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, मैं जानती हूँ, मगर क्या करें, जैसी नियत वैसी उसकी किस्मत। अब ज़रा रुको और तुम और तुम्हारा भाई उस दिन का इंतजार करो जब आहूजा खानदान इस शहर का सबसे पावरफुल खानदान बन जाएगा। तुम और तुम्हारा भाई उस दिन को बहुत दुखी होंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि असली पावरफुल परिवार किसका है। उसके बाद तुम और तुम्हारा भाई हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांगोगे कि मैं तुम दोनों की मदद करूं। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से निकल गई, मगर बिना कुछ बोले हैरान होकर अंजलि मामी और अनिका बस एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद दौड़ती हुई रिया सीढ़ियों से उतर कर आई और अपनी मम्मी से लिपट कर बोली, मम्मा मैं तैयार हो गई हूँ, क्या हम डैडी से मिलने जा सकते हैं? रिया के मुंह से यह बात सुनकर अंजलि मामी को जैसे जोर का झटका लग गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ उन्होंने अभी अभी सुना था वह सही था या फिर यह रिया की कोई नई शरारत थी। बिल्कुल हैरान आंखों से अंजलि मामी ने अनिका से पूछा, ये रिया क्या कह रही है? डैडी, इसका क्या मतलब है? अनिका ने अंजलि मामी की आंखों में देखकर बिना रुके कह दिया, हाँ रिया के पापा, सही सुना आपने। अंजलि मामी अनिका का जवाब सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने अनिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या रिया के पापा दिल्ली में है? अंजलि मामी को हमेशा से ये लगता था कि छोटी सी उम्र में शायद किसी सरफिरे लड़के ने अनिका की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मां बना लिया था। ये बात सोचकर अंजलि मामी और ज्यादा परेशान हो गई कि आज इतने सालों बाद ऐसा आदमी फिर से अनिका और रिया की तलाश करते हुए दिल्ली तक पहुंच गया था। जब अंजलि मामी यह सब कुछ सोच रही थी, नन्ही रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे के बाहर ले गई। अंजलि मामी अपने आप को संभालकर अनिका और रिया से कुछ कहे उससे पहले अनिका और रिया कार में बैठकर बाहर चले गए। अनिका की ड्राइविंग काफ़ी तेज थी, मगर रिया को उससे डर नहीं लगता था। काफ़ी सालों से रिया को अनिका के बगल में बैठने की प्रैक्टिस थी, इसलिए रिया को पता था कि भले ही उसकी मम्मा कार तेज चलाती थी मगर उसे कार पर पूरी तरह से कंट्रोल करना आता था।
मल्होत्रा हाउस से मारवा हाउस की दूरी लगभग 45 मिनट की थी, मगर अनिका की तेज ड्राइविंग की वजह से ये दूरी लगभग 20 मिनट में पूरी हो गई। ओरिजिनल मारवा हाउस एक काफ़ी बड़ी हवेली थी, मगर इस वक्त रोहित अपने बेटे आर्यन के साथ मारवा हाउस 2 में रहता था, जहां सिर्फ वह और आर्यन 2 लोग ही रहा करते थे। जैसे ही अनिका की गाड़ी मारवा हाउस 2 के गेट पर पहुंची, अनिका को लगा अब सिक्योरिटी चेक का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस उसे पूरा करना होगा। मगर सरप्राइजिंगली गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने शीशा नीचे करने के बाद अनिका से कहा, मैडम रोहित सर ने हमें बता दिया है कि आप आने वाले हो, आप गाड़ी लेकर अंदर जा सकती है, प्लीज़ प्रोसीड। अनिका के लिए यह एक प्लीजेंट सरप्राइज था। गाड़ी में रुककर सिक्योरिटी चेक करवाना अनिका को बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग लगता था। रोहित की छोटी सी जेस्चर ने अनिका के चेहरे पर स्माइल आ दी थी। अनिका ने सोचा कि शायद रोहित ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में आने वाले सभी मेहमानों की लिस्ट सिक्योरिटी गार्ड को दे रखी होगी ताकि गेट पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम ना हो जाए, वरना सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतने ट्रैफिक को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। पिछली बार जब अनिका रोहित से मिलने यहाँ आई थी तब उसे पहली बार पता चला था कि आर्यन उसका बेटा है। उस एक्साइटमेंट में अनिका ने रोहित का ये बंगलो और उसका आसपास का प्रेमिस अच्छी तरह से देखा नहीं था। आज जब अनिका ने मारवा हाउस का इंटीरियर देखा तो उसे रोहित के स्टाइल और सिलेक्शन को अप्रिशिएट करने का मन हुआ। तभी अचानक कार की विंडो पर किसी ने जोर से नॉक किया। चलती हुई गाड़ी को अचानक अनिका ने ब्रेक लगाए। गाड़ी तेज आवाज करते हुए थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब अनिका ने अपनी गाड़ी के आसपास देखा तो वह ये देखकर चौंक गई कि कुछ लंबे चौड़े आदमी अनिका को घेर कर खड़े हो गए थे। गाड़ी ले जाने की कहीं से उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। अनिका एक ट्रैप में फंस गई थी। इतने खतरनाक लोगों को अपने आसपास देखकर अनिका घबरा जरूर गई थी, मगर उसने अपना डर अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। जब बाहर खड़े आदमी ने फिर से गाड़ी की विंडो पर नॉक किया तो बड़े ही आराम से अनिका ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या बात है, इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोका है? जो आदमी इस वक्त अनिका की विंडो के सामने खड़ा था उसके चेहरे पर एक लंबा सा निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना चाकू या तलवार का निशान उस आदमी के चेहरे पर बना हुआ था। उस आदमी की आंखें गहरी लाल रंग की थी। उस आदमी की आंखें देखकर लगता था जैसे आदमी सदियों से सोया नहीं था और बस दिन रात किसी की तलाश में भटकता रहता था। बहुत ही कर्कश वाइब्रेटिंग आवाज में उस आदमी ने अनिका को घूरते हुए कहा, गाड़ी से बाहर निकलो अभी। आदमी के इस तरह के बर्ताव को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रकार का आदमी रोहित के इतने शानदार विला में कर क्या रहा था, और आखिर अनिका को इस तरह डराकर यह आदमी अनिका से क्या चाहता था। इस तरह के एनवायरनमेंट में भी अनिका ने अपनी हिम्मत बांधकर रखी और सामने खड़े आदमी की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने फिर से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब क्या हो रहा है और मुझे इस तरह रोका क्यों जा रहा है? विंडो के पास खड़ा आदमी अनिका को कुछ कहे उससे पहले उसके पीछे खड़े एक आदमी ने अनिका को देखते हुए कमेंट पास की, ये लड़की तो कमाल है यार, गजब का रूप रंग है इसका। जैसे ही पीछे खड़े आदमी ने अनिका के बारे में ऐसा कहा, शीशे के पास खड़े 2-3 लोग अनिका को अजीब तरीके से घूरने लगे। सभी लोगों की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। तभी वह आदमी जो अनिका के ठीक बगल में खड़ा था और जिसके चेहरे पर गहरा निशान बना हुआ था, वह अपनी कर्कश आवाज में धीरे से बोला, बकवास बंद करो तुम लोग, हमारा मकसद मत भूलो। हमारा मकसद है मारवा का बच्चा, इसके अलावा और किसी तरह के झमेले में नहीं फंसना है हमें। अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो एक बार हमारा ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उसके बाद तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो। लड़कियां तो और भी मिल जाएंगी, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। फिलहाल जो काम करने आए हो उस पर ध्यान दो। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर अब अनिका का डर उसके चेहरे पर भी साफ नजर आने लगा था। अनिका इतना समझ चुकी थी कि यह लोग रोहित मारवा के आदमी नहीं थे, बल्कि विला में जबरदस्ती घुसाए कुछ गुंडे थे। अनिका डरी जरूर थी, मगर फिर भी उस आदमी का सामना करते हुए अनिका ने उससे पूछा, क्या आप रोहित मारवा के बेटे की तलाश में यहाँ आए हो? तभी उस आदमी ने अनिका के बगल में बैठी रिया की ओर देखते हुए कहा, हाँ, और मैं अपना टारगेट कभी छोड़ता नहीं हूँ। मैडम, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे, वरना एक बात ध्यान से सुन लो, अगर बीच में तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ना ये बच्चा बचेगा ना तुम। ये बात सुनते ही अनिका इतना समझ चुकी थी कि यह सारे गुंडे उसके बेटे को लेने आए थे और शायद ये डरावना सा दिखने वाला आदमी कोई ऐसा गुंडा था जिसे लोग पैसे देकर गैर कानूनी काम करवाया करते थे। अक्सर ऐसे लोग पैसे लेकर किसी का किडनैप कर लेते थे तो किसी का मर्डर कर देते थे, और इसके बदले में ऐसे घिनौने काम करवाने वाला शख्स इन्हें इतनी मोटी रकम देता था कि आने वाले कई महीनों तक ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते थे और उन पैसों से ऐश करते थे। एक बात तो तय थी कि मारवा खानदान पर हाथ डालने वाला गुंडा कोई आम गुंडा नहीं होगा, और सामने खड़े आदमी को देखकर यह बात साफ पता चलती थी कि आदमी बेहद खतरनाक और चालाक था। ऐसे काम करने में शायद इसे महारत हासिल थी। ऐसे खतरनाक आदमी से अनिका को अपने बच्चों की हिफाजत करनी थी, मगर अनिका को इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह कैसे रिया को इन बदमाशों के चंगुल से बचाए।
जब अनिका ने आसपास की दीवारों पर देखा तो अचानक उसकी नज़र सर्विलेंस कैमरा पर पड़ी। उन बदमाशों ने सारे कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे ताकि सिक्योरिटी की नज़र इन पर ना पड़े। शायद ये लोग बहुत लंबी प्लानिंग करके आए थे। अनिका को इनका अटैक देखकर यह बात समझ में आ गई थी कि यह लोग शायद पिछली रात ही बंगले की दीवार कूदकर अंदर आ गए थे और सर्विलेंस कैमरा डिस्ट्रॉय करने के बाद एक लंबे समय तक झाड़ियों के बीचों बीच छुपे रहे। वो लोग ये बात पहले से जानते थे कि आर्यन कहीं भी अगर आता जाता था तो 4-5 बॉडीगार्ड से हमेशा घिरा हुआ होता था। ये लोग बस वो मौका तलाश रहे थे जब आर्यन या तो बंगले के परिसर में अकेला खेल रहा हो और या तो किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसे ये बदमाश आसानी से काबू में कर सके और आर्यन को अगवा कर सके। रिया की ओर देखकर विंडो के पास खड़ा हुआ बदमाश अपने चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल देकर कहने लगा, हमसे बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर बैठ गया है ये डरपोक बच्चा। अमीर जादों की औलाद है। इन अमीर जादों की औलाद भी हमेशा डरपोक ही पैदा होती है। देखो कैसे मर्द होने के बावजूद औरतों के कपड़े का सहारा लेकर हमसे बचने की कोशिश कर रहा है ये 6 साल का लड़का। जब उस आदमी ने रिया को देखते हुए ये सब कहा तो उसके पीछे खड़े कुछ बदमाश रिया को देखकर हंसने लगे। तभी विंडो के पास खड़े हुए बदमाश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले से तस्वीर देख कर रखी थी, वरना तो हमें चकमा देकर ये लोग निकल जाते और हमें पता ही नहीं चलता कि कार में कोई लड़की नहीं बल्कि रोहित मारवा का बेटा बैठा है। रिया को देखकर उस बदमाश की आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई देने लगी। रिया के रूप में उसे मिलने वाली इनाम की रकम साफ नजर आ रही थी। अपने हाथों से अनिका का चेहरा पीछे हटाते हुए उस आदमी ने अपने गंदे और बड़े हाथ रिया की ओर लंबे किए। जैसे ही उसके हाथ रिया की गर्दन पर पहुंचने वाले थे, अचानक ही उस आदमी का हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील के बीच में फंसाते हुए अनिका ने इतनी जोर से मोड़ा कि उस आदमी की चीख निकल गई। अनिका ने रिया से कहा, रिया बेटा एक काम करो, तुम गाड़ी के पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ और अपना कोई भी पसंदीदा गाना गाओ और हाँ, अपनी आंखें बंद रखना, जब तक मम्मा ना कहे तब तक अपनी आंखें मत खोलना। अपनी मम्मा की बात सुनते ही रिया तुरंत कार की बैक सीट में जाकर बैठ गई। फिर रिया अपनी आंखें बंद करके अपनी फेवरेट नर्सरी राइमें गाने लगी, मेरी है द लिटिल लैम्ब। कुछ ही देर में रिया के कानों पर अलग अलग आवाजें आने लगी। कभी गाड़ी जोर का झटका महसूस होता तो कभी किसी आदमी के जमीन पर गिरने की आवाज आती। धीरे धीरे बाहर से आने वाली आवाजें रिया की नर्सरी राइमें से ताल मिलाने लगी। रिया को अनिका ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जब तक मम्मा ना कहे वो अपनी आंखें ना खोले, मगर नन्ही बदमाश रिया से रहा नहीं जा रहा था। नर्सरी राइम गाते गाते बीच बीच में रिया अपनी एक आंख खोलकर बाहर चल रहे एक्शन सीक्वेंस को जरूर देख लेती थी, मगर जैसे ही वो अपनी मम्मा की आंखों में आंखें डालकर देखती, मम्मा की आंखों का गुस्सा देखकर तुरंत अपनी दोनों आंखें फिर से बंद कर लेती, क्योंकि रिया एक बात अच्छी तरह जानती थी कि जिस तरह से मम्मा आज इन बदमाशों की धुलाई करने वाली थी, कहीं उसी गुस्से के जोश में एक छोटी सी भी चपक अगर रिया को लग गई तो अगले कई दिनों तक रिया को उसका दर्द महसूस होने वाला था। इसलिए इस वक्त रिया के पास अपनी मम्मा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, कहीं ना कहीं रिया को उन बदमाशों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रिया को पता था कि आज उसकी मम्मा उन बदमाशों का वह हाल करने वाली थी कि आइंदा कभी वो उसके भाई आर्यन को देखने की भी जरूरत नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जब रिया की नर्सरी राइम खत्म हो गई, उसने फिर से हिम्मत करके हल्के से अपनी आंखें खोली। आसपास सब कुछ लगभग शांत हो चुका था। बस जब रिया ने जमीन की ओर देखा तो 7 से 8 हटे कट्टे वजनदार बदमाश जमीन पर बिल्कुल छोटी बच्चे की तरह आवाज करते हुए रेंग रहे थे। डरावना सा आदमी जिसके चेहरे पर जख्म का निशान बना हुआ था, वह इस हालत में भी नहीं था कि वह जमीन पर लेटकर एक करवट बदल सके। बस अपनी बुझती हुई आंखों से अनिका को देखकर उसने अनिका से सवाल किया, कौन हो तुम? वो बदमाश अब तक इतना तो जान चुके थे कि यह खूबसूरत सी नाजुक सी दिखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। जो लड़की 8 खतरनाक गुंडों का इस तरह से सफाया कर दे, वैसी लड़की तो क्या, ऐसे किसी लड़के को भी आज तक इन बदमाशों ने नहीं देखा था। अनिका मुंह कटे बदमाश के पास जाकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। फिर उसे बिना देखे अनिका ने उससे कहा, मैं ज़्यादा बोलूंगी नहीं और टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूंगी वो ध्यान से सुनो और मेरी बात का जवाब दो। जमीन पर लेटा हुआ बदमाश इतनी बुरी हालत में था कि अब अगर अनिका ने उसे जरा सही भी चोट पहुंचाई तो वह अभी अपना दम तोड़ देगा। इसलिए वह पहले ही अनिका के हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी था। अनिका ने उस आदमी से अपना पहला सवाल पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बिना टाइम वेस्ट किए उस आदमी ने अनिका से कहा, बग्गा। बग्गा नाम है मेरा। अनिका ने फिर बग्गा से अपना दूसरा सवाल पूछा, कहाँ रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बग्गा ने अनिका के हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया था। बग्गा के मुंह से उसके जवाब सुनते हुए अनिका ने अपने जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक प्राइवेट वेबसाइट पर जाकर उसने कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जमीन पर लेटे बदमाश की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनिका की मोबाइल फ़ोन पर फ्लैश होने लगी थी। जब अनिका ने मोबाइल पर फ्लैश हो रही बग्गा की सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने रखी तो अनिका के मोबाइल पर अपनी पूरी जन्म कुंडली देखकर बग्गा हैरान रह गया।
इस बार अनिका ने बग्गा की आंखों में आंखें डालते हुए उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए उसे वार्न किया। हमारी दुनिया का एक उसूल है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इतना ध्यान रखना, रोहित मारवा या उसके बेटे को जरा सी भी खरोच आई तो वह चोट चाहे किसी ने भी पहुंचाई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। अगर आगे कुछ हुआ तो रोहित मारवा और उसके बेटे को हुए नुकसान का जिम्मेदार मैं तुम्हें ही समझूंगी। जमीन पर पड़ा हुआ आदमी बस हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा था। अनिका ने उसके पांव को फिर से हल्के से लात मार के अपने रास्ते से हटने का उस बदमाश को सिग्नल दिया। बुरी तरह से पीटा हुआ बदमाश बग्गा किसी तरह अपना पांव अनिका के रास्ते से हटाने में कामयाब हुआ, मगर ऐसा करने में उसे जितना दर्द महसूस हो रहा था उतना शायद आज तक उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जमीन पर पड़े दूसरे बदमाशों को देखते हुए अनिका ने अपने हाथ में लगी मिट्टी को झाड़ते हुए रिया से कहा था ना तुमसे कि जब तक मम्मा ना कहे तब तक आंखें मत खोलना। वाई डोंट यू लिसन टू मी। अब चलो, हमें बहुत देर हो रही है। पता है ना आज तुम्हारे पापा का जन्मदिन है। बर्थडे सेलिब्रेशन में तुम क्या करने वाली हो उस पर ध्यान दो। जैसे ही अनिका वापस कार में बैठने जा रही थी, जमीन पर पड़ा हुआ बग्गा अचानक अनिका को गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, तुम यह नहीं कर सकती, यह हमारे साथ अन्याय है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई और गैंग रोहित मारवा या उसके बेटे को नुकसान पहुंचाती है तो तुम मेरे पीछे और मेरे खानदान के पीछे लग जाओगी? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतना तो तुम भी जानती होगी कि एक हम ही नहीं है जो रोहित मारवा के बेटे की जान के पीछे पड़े हैं। दिल्ली में और देश में ऐसी कई और गैंग है जिन्हें हर 1-2 महीने में रोहित मारवा के बेटे को उठाने की सुपारी दी जाती है। अब तुम किसी भी गैंग के किए का बदला हमसे लोगी तो ये तो बहुत गलत बात होगी। जमीन पर तड़प रहे बग्गा के मुंह से यह बात सुनकर अनिका पूरी तरह हैरान हो गई थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके छोटे से बेटे के पीछे आखिर इतने खतरनाक गुंडे क्यों पड़े थे और क्यों इतने सारे लोग एक अकेले आर्यन की जान के पीछे पड़े थे। आज इस हालात को देखते हुए अनिका ने इसे भी एक भगवान का चमत्कार ही माना था कि इतना खतरा होने के बावजूद आर्यन अब तक सेफ था। नीचे पड़ा बग्गा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, इस वक्त तुम्हें क्या लगता है मेरी अकेले की गैंग है जो इस मौके की तलाश में बैठी थी कि कब रोहित मारवा का बेटा उनके हाथ लगे? अभी इस वक्त तुम इस मारवा आउट हाउस में खड़ी हो। बिल्कुल इसी वक्त इस मारवा हाउस के आसपास और उसके अंदर कम से कम 4 या 5 गैंग इस बच्चे को उठाने के लिए इसका इंतजार कर रहे होंगे। कितनों से बचा सकोगी तुम इस बच्चे को? और अगर मान लो कि तुमने आज बचा भी लिया तो कब तक बचा पाओगे? और आखिर इस बच्चे को बचाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कौन हो तुम? मेरा कहा मानो रोहित मारवा के बच्चे को भूल जाओ, इसे बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बग्गा की यह बात सुनते ही अनिका ने बग्गा के पास जाकर जोर से उसके मुंह पर एक लात मार दी और फिर अपने एक हाथ से बग्गा का कॉलर पकड़कर अनिका ने बग्गा से पूछा, मुझे बताओ आर्यन के नाम की सुपारी किसने दी है?